में बवाल की खबर है, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि बहाली में नियम बदलने पर यह प्रदर्शन हुआ है। डोमिसाइल नीति हटाने का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की है। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 6 छात्र इस दौरान घायल हुए हैं। 20 छात्रों को पुलिस की ओर से हिरासत में लिया गया है। बिहार के पटना की ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिक्षक अभ्यर्थियों ने यहां प्रदर्शन किया है। इस दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया है। लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया और इन अभ्यर्थियों की मांग है कि बहाली में नियम जो बदले गए हैं उसको लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति को लेकर के भी इनका विरोध है। तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्य सड़क से खदेड़ा है। पटना की तस्वीरें जहां भारी पुलिस जाब्ता पुलिस का तैनात किया गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। छात्रों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने हटाने की कोशिश की और अब यह नजारा देख लीजिए किस तरह से पुलिस छात्रों को यहां से हटा रही है, क्योंकि छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया था और अब देख सकते हैं पुलिस बल पूरी तरह से मौजूद है। पुलिस ने छात्रों को यहां से हटाया था लाठीचार्ज करके। दोबारा छात्र यहां पहुंचे, फिर से प्रदर्शन करने लगे और पुलिस को मजबूरन दोबारा लाठीचार्ज करना पड़ा। और ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरह छात्रों ने पत्थरबाजी की है और इस पत्थरबाजी के बाद फिर से पुलिस को मोर्चा लेना पड़ा है और पुलिस दूर तक उन्हें खदेड़ते हुए यहां से निकली है। आप ये देख सकते हैं ये सिपाही का बैज है। तो किस तरह से जो परेशानी है छात्रों के द्वारा खड़ी की जा रही है और ये प्रोहिबिटेड जोन है, यहाँ पर प्रदर्शन करना मना है और पुलिस ने छात्रों को रोका था, लेकिन छात्र कहीं ना कहीं मजबूरन प्रदर्शन कर रहे थे और स्थिति ये बनी कि फिर से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि छात्रों के द्वारा पत्थरबाजी जारी है, लेकिन पुलिस ने भी मोर्चा संभाल रखा है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो वहीं महाराष्ट्र के बुल्ढाना इलाके में एक भयंकर हादसा हुआ। यहां पर एक बस में अचानक से आग लगी, जिससे 26 लोगों के जिंदा जलकर उनकी दर्दनाक मौत होने की खबर है। यह बस एक शादी के लिए जा रही थी और बारिश की वजह से बस फिसली। इसके कारण बस का डीजल का टैंक फटा और आग लग गई। इस हादसे में 26 लोगों की जलने से मौत हुई है, जबकि 8 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक समृद्धि महामार्ग पर अब तक का यह सबसे बड़ा हादसा है। यह सड़क हादसा बुल्ढाना के देउल गांव खोंड के पास हुआ। इस बस में 30 यात्री करीब सवार थे, जिसमें से 26 लोग जिंदा जल चुके हैं, मौत के मुंह में समा चुके हैं। हालांकि जैसे ही जानकारी मिली है, राहत और बचाव की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ये बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। बहरहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से मृतकों के परिजनों को लेकर के आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया गया है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। बुल्ढाना की ये भयावह कर देने वाली तस्वीरें हैं। 26 लोग जलने से मौत के मुंह में समा गए। इस तरह है कि ये जो बस है कल नागपुर से चली थी रात को। ये विदर्भ ट्रैवल की बस है और ये आज सुबह 1:35 पे यहाँ समृद्धि हाईवे पे सिंदखेड़ राजा के करीब ये एक पोल से टकराई। रोड के नीचे थोड़ा सा पोल है, उसको टकराई। उसके बाद सामने एक ब्रिज है, उससे जाकर टकराई है और जब टकराई तो उसका डीजल टैंक जो है वो फूट गया। उसके बाद डीजल स्पिल हो गया गाड़ी में और उससे जो आग लगी है और गाड़ी आगे आके टिल्ट हो गई है। जो आग लगी है उसमें लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। 7-8 लोग गाड़ी से निकले हैं, किसी तरह कोशिश करके अपनी जान बचा दी। या समृद्धि से आवाज आया गाँव अंदर, तो हम ऊपर जाके देखे घर पर, तो देखा तो इधर आग लगी थी। किसी के शरीर पे कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने घर पे जाके कपड़ा वगैरह लाके उनके ऊपर डाल दिया। बाकी पानी जो लोग थे उधर, उनके लिए पानी की व्यवस्था की। नजदीक की दुकान है, वहां से बिस्लरी के 2 बॉक्स लेके आए और उन लोगों को पानी भी दिया। बाकी वो 1 बजे मतलब 1:20 बजे जब ये हुआ, वो टाइम से वो 3 इधर ही थे। अभी बाकी 2 अभी जस्ट घर पे गए। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बीती रात को हुए बस हादसे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख प्रकट किया है और मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री की तरफ से पीएमओ कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर शोक संदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हुई बस दुर्घटना से बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई।
घायल शीघ्र स्वस्थ हों। स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। बुल्ढाना में बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से, जहां ट्रेन में आग लगी है। गाड़ी संख्या 12565 बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन में आग लगने की जानकारी सामने आई है। संपर्क क्रांति ट्रेन की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रेन की बोगी में आग लगी है। इसलिए मना करता है। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बोगी के ब्रेक वाइंडिंग के पास से आग लगी। हायाघाट स्टेशन और तलवारा स्टेशन के बीच में आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। किसी जनहानि की खबर अभी तक नहीं है। इस आग को बुझाने के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया है। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। देखिए कितना धुआं उग गया है। उधर गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से। और आपको बता दें कि कच्छ, जूनागढ़, जामनगर में रेड अलर्ट है। 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पानी में गुजरात के कई शहर डूब चुके हैं। लगातार भारी बारिश की वजह से सड़कें लबालब हो गई हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गुजरात पर आसमानी आफत का दौर चल रहा है और इस बार मानसून भी तूफानी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक गुजरात के कई शहरों में इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई है, जिसमें सूरत, नवसारी, वलसाड, मेहसाणा और तापी के कई इलाके बाढ़ जैसे हालातों से ग्रसित हो गए हैं। यहां से 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। लोगों को आवागमन से लगा करके खाने पीने और अन्य कामों में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के जेतपुर की तस्वीरें भी सामने आई, जहां बारिश का कहर टूटा है। उबेन नदी का पानी पिपलिया गांव में घुस गया। नदी के पानी में 25 से ज्यादा गायें बह गई हैं। लोग परेशान हैं और इसके चलते SDRF और NDRF को मौके पर लगाया गया है। गुजरात के वलसाड शहर में भारी बारिश हुई है। अब वलसाड की तस्वीरें देखिए, जयपुर की ये तस्वीरें हैं और अब जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वलसाड की तस्वीरें हैं। भारी बारिश ने लोगों की तकलीफ को बढ़ा दिया है। यहाँ पर मिशन कॉलोनी का इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। रूबी अपार्टमेंट में भी पानी घुस गया। घर का सारा सामान पानी में बर्बाद हो गया है। लोग पूरी तरह से परेशान हैं और गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि उन्हें जल्द से जल्द राहत प्रदान की जाए। तो तमाम इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। भारी बारिश पिछले 2 दिनों से लगातार गुजरात में हो रही है। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। तो गुजरात के मेहसाणा की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कुछ घंटे की बारिश ने यहां पर हालात को बिगाड़ दिया पूरी तरह से। सुबह से लगातार बारिश का दौर चल रहा है। शहर के कई निचले इलाके पानी से पूरी तरह से लबालब हो गए हैं। घुटनों से ऊपर तक पानी आ गया है। तो वहीं हीरा चौक इलाके में दुकानों में पानी भर गया है। साथ ही अंडरपास पूरी तरह से जलमग्न होते दिखाई दिए हैं। उधर गुजरात के नवसारी की तस्वीरें भी देखिए, जहां बारिश का दौर लगातार चल रहा है। नवसारी में लगातार आसमानी आफत से लोग परेशान हैं। भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है मौसम विभाग की ओर से। नवसारी में भी बारिश का दौर चल रहा है। वहीं संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 21 आपको बता दें कि 20 जुलाई से लगा करके 11 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा। नई संसद में ये मानसून सत्र इस बार हो सकता है। मानसून सत्र में UCC बिल भी सरकार पेश कर सकती है। इसे लेकर के तैयारी की जा रही है। तो संसद सत्र इस बार भी हंगामेदार रह सकता है। विपक्ष ने इसे लेकर के अपनी रणनीति बनाई है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? नई संसद का आने वाला मॉनसून सत्र ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर सकती है। सरकार इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर से बातचीत के पक्ष में है। लॉ कमीशन ने भी लोगों से सुझाव मांगे हुए हैं।
संसद की कानून मामलों की स्थायी समिति ने 3 जुलाई को बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है, यानी मॉनसून सत्र में सियासी घमासान मचना तय है, लेकिन इससे पहले ही जमकर सियासत हो रही है। जो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्तियान करेंगे उसको हम मानेंगे। हम गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो तय कर रही है उसके खिलाफ है, यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ है। कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, उसमें जो अल्लाह का हुक्म है हम उसको मानेंगे। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को। यकीनन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमारी पार्टी ने मांग की है कि हमें बताइए कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी। कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंश्योर दैट देयर इज इक्वालिटी फॉर एवरीवन। इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए। हालांकि आम आदमी पार्टी और जेडीयू ने कुछ शर्तों के साथ यूसीसी के समर्थन का ऐलान किया है। यूसीसी का जो भी दस्तावेज होगा सामने आने दीजिए, सामने तो आने दीजिए। हम किस चीज पे हम समर्थन देना चाहते हैं यूसीसी को, किस पे समर्थन दे दें, मोदी जी से पूछ के। दूसरी ओर यूसीसी पर डर की दुकान खोलने वाले भी मुखर हो गए हैं। उन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए कि जिससे मुसलमानों की, उनके दीन की को कोई तकलीफ ना हो और उनके जज्बातों को कोई तकलीफ ना हो। कि सरकार का कर्तव्य है कि वो दुनिया में कोई भी कानून एक तरफा ना लाए। सवाल ये है कि यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है? क्या भारत का हर नागरिक समान हो, सबके लिए एक कानून हो? क्या कुछ लोगों को इससे किसी तरह की सियासी अड़चन की आशंका है? तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ रहा भारत किसके लिए परेशानी का सबब है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन में केंद्र में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने लाल किले से ये कहा कि हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी का प्रयास आवश्यक है और सहकार की भावना भी तो सभी के प्रयास का ही संदेश देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई तो हमने सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हमने पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया और अलग बजट का प्रावधान भी किया। आज सहकारिता को वैसे ही सुविधाएं और वैसा ही मंच उपलब्ध करवाया जा रहा है जैसा कॉर्पोरेट को मिलता है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है। और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है और मैंने लाल किले से कहा है, हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका प्रयास आवश्यक है और सहकार की स्पिरिट भी तो सबका प्रयास का ही संदेश देती है। आज अगर हम दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है तो इसमें डेयरी कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान है। भारत अगर दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है तो इसमें भी सहकारिता का बड़ा योगदान है। देश के बहुत बड़े हिस्से में कोऑपरेटिव्स छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। संवैधानिक ढांचे के भीतर राज्य और केंद्र के अधिकारों को खलल करे बगैर सहकारिता कानून में समानता लाने का एक प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और मोदी जी के इनिशिएटिव से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में संशोधन का काम संसद की संसदीय समिति ने सर्वानुमत से करा है। ढेर सारा कंसल्टेशन आप लोगों के साथ भी हुआ है और इसी सत्र के अंदर ये कानून आने वाला है। इसके साथ साथ पैक्स के कानून, पैक्स के उपनियम, बायलॉज
समग्र देश में अलग अलग थी। इसके अंदर एक वाक्यता लाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स के बायलॉज को बनाकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी के रूप में भेजा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आप भी अगर नया इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर खुद के लिए नया मोबाइल फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोगों की जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए जीएसटी दरों में बदलाव कर दिया है। अब घर में इस्तेमाल होने वाले कई प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दरों को कम किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब इन प्रोडक्ट्स को खरीदना सस्ता हो जाएगा और आसान भी। आम लोगों को बड़ी राहत दी है। होम अप्लायंसेस पर लगने वाले जीएसटी में भारी कटौती की गई है। वित्त मंत्रालय की पहल पर मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, यूपीएस समेत कूलर, पंखे, गीजर, इन पर लगने वाले जीएसटी में भारी कटौती की गई है। 31.3% तक लगने वाले जीएसटी में कटौती करके उसे 18 से 12% कर दिया गया है। और जो लोग फेस्टिव सीजन में इन होम अप्लायंसेस को खरीदने की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अब आने वाले समय में ये चीजें जो हैं सस्ती हो जाएंगी। और जिस तरीके से वित्त मंत्रालय की पहल है और ये तमाम चीजें हैं, यानी कि घरेलू जो उपकरण हैं उसमें मोबाइल फोन, एलईडी बल्ब, टीवी, जो फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में लगने वाला जो जीएसटी है उसमें कटौती कर दी गई है। अब आने वाले समय में ये चीजें पहले से सस्ती मिलेंगी। फोन पर भी लगने वाला जो जीएसटी है उसे कम कर दिया गया है और पहले जो जीएसटी 31.3% लगता था अब उसे घटाकर 12% कर दिया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में शादी का सीजन भी शुरू होने वाला है। तो ऐसे में जो लोग होम अप्लायंसेस की खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए कितना फायदा होगा, ये हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर करण जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। करण जी, जिस तरीके से जीएसटी कम कर दिया गया है, क्या लग रहा है कि इसका कितना फायदा दिखेगा आने वाले समय में? कुछ एक चीजों पर जीएसटी कम किया गया है और जैसे मुझे आज ही अपडेट मिला है आने वाले सीजन में मैम इसका बिल्कुल कस्टमर को जो है बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो जैसे एसी पे, मोबाइल्स पे सुनने में आया है, गैजेट्स पे कुछ जीएसटी कम हुआ है, तो आने वाले फेस्टिवल जो सीजन है उसमें कस्टमर को जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। और हमारा जो अब एक आगे फेस्टिवल सीजन इंडिपेंडेंस डे का होता है उस पर भी हम ये अगर ये न्यूज आई है तो जरूर उस पर एक ऑफर हम जरूर निकालेंगे। और आगे जो एक शादियों का सीजन आ रहा है, वेडिंग जो सीजन है उसके लिए भी कस्टमर को लगता है कि जीएसटी कम होने से जो अब खरीदारी है इन चीजों की, जो लोग प्लान कर रहे थे शायद महंगे होने की वजह से अभी तक नहीं कर पाए थे, तो वो लोग अब आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैम, थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा उस चीजों में, थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा। जो जीएसटी जैसे हम एसी पे हम बात करते हैं 28% लग रहा था, थोड़ा बहुत तो कस्टमर को उसमें रिबेट मिलेगा। और जो कस्टमर जीएसटी की वजह से जो रेट थोड़े इंक्रीज थे तो मेरे ख्याल से वो थोड़े कम होंगे। बाकी आगे आगे देखते हैं कंपनी के क्या नॉर्म्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम आगे भी हम कोई एक्शन लेंगे। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। तो वहीं ओलंपिक में इतिहास रचने वाले जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फिर अपने खेल का जौहर दिखाया। नीरज ने लुसाने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है और यह उनका ओवरऑल डायमंड लीग का चौथा गोल्ड मेडल है। पिछले दिनों उन्होंने दोहा डायमंड लीग में भी गोल्ड पर कब्जा जमाया था। हालांकि मुकाबले में नीरज की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और उनका पहला थ्रो फाउल रहा था। इसके बाद उन्होंने बेहतरीन वापसी करते हुए 87.66 मीटर भाला फेंका, पहला स्थान हासिल किया। वहीं लॉन्ग जंप पर मुरली उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके और ओवरऑल 5वें स्थान पर रहे हैं। तो नीरज के प्रदर्शन को लेकर के देश भर से बधाई उन्हें मिल रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। उधर बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर के बालटाल से 8000 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ और शंखनाद से तड़के 4 बजे जत्थे को रवाना किया। कड़ी सुरक्षा में श्रद्धालुओं के काफिले का पूरी यात्रा मार्ग पर भव्य स्वागत हुआ है। यात्रियों के पहले जत्थे ने पवित्र गुफा में दर्शन कर लिए हैं। 60,000 सुरक्षा बल बाबा भोले के भक्तों की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। वहीं उदयपुर के गोगुंदा में विधवा महिला से मारपीट का मामला सामने आया। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलाए जाने के बाद और जिला प्रशासन ने जब इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशीलता से कार्रवाई का आश्वासन दिया, उसके बाद राज्य महिला आयोग की नींद टूटी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही है और जिला कलेक्टर एसपी से उन्होंने फोन पर बात करके निर्देश भी दिए हैं। रियाना रियाज ने इस मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है और इस तरह के अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। क्या कुछ रियाना रियाज ने कहा है, आप सुनिए।
मीडिया के थ्रू पता लगा था उदयपुर में कोई महिला ने महिला के साथ में मारपीट की है, कोई उसका वीडियो वायरल हुआ है। उस बारे में मैंने एसपी उदयपुर से बात करी है, उनको कहा है कि जाके इस पर सख्त कार्रवाई करें। तो एसपी और कलेक्टर दोनों उदयपुर के मौका ये वारदात की जगह की ओर गए हैं। वो उधर जाएंगे, उधर जाकर लोगों से मिलेंगे और वस्तुस्थिति की पता करेंगे क्या है। और मैंने ये भी कहा है कि चाहे महिला महिला के ऊपर अत्याचार करे, चाहे पुरुष महिला के ऊपर अत्याचार करे, चाहे महिला पुरुष के ऊपर अत्याचार करे, आज पर लो जो नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई करें। तो निर्देश है कि वो जो भी ये कांड हुआ है और सभ्य समाज इस तरह की बातों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये 29 तारीख की घटना है बेकरिया थाना क्षेत्र की, जहाँ पे एक विधवा महिला है जिनका किसी व्यक्ति से सो कॉल्ड अफेयर था। अफेयर की भी पुष्टि नहीं हुई है, पर उस जो व्यक्ति था उसकी महिला को ऐसा लगता था इनका अफेयर है, तो वो अपने साथ कुछ अन्य महिलाओं को लेके आई और उससे मारपीट करी और उसका एक न्यूड वीडियो उन्होंने वायरल किया। हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। हमें जैसे ही पता चला कि ऐसा कोई वीडियो वायरल हो रहा है तो हमने स्वतः संज्ञान लेते हुए तुरंत पुलिस को उनके घर पे भेजा कल रात को, उनसे रिपोर्ट प्राप्त करी, केस दर्ज किया और हमारी टीम मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए गई हुई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मरीजों में फैले संक्रमण के मामले को लेकर बड़ी अपडेट है, जहां पर एसएमएस अस्पताल के नेत्र विभाग के मरीजों में ये संक्रमण फैला है। संक्रमण की जड़ तक पहुंचने के लिए अब एसएमएस जो प्रबंधन है उसने कवायद तेज कर दी है। जांच के लिए ऑपरेशन थिएटर के तमाम उपकरणों को भेजा गया। कुल 43 अलग अलग चीजें हैं जो ऑपरेशन में काम आती हैं, उन उपकरणों को भेजा गया। फ्लूइड और दवा भी इसमें शामिल है। और आपको बता दें कि ऑपरेशन थिएटर से हवा के सैंपल भी लिए गए हैं कि कहीं ऑपरेशन थिएटर में हवा में तो इस तरह का संक्रमण नहीं है जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गिने चुने केसेस इन्फेक्शन तो हर ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, लेकिन एक साथ पर्टिकुलर कुछ डेज के आ जाना एकदम अलर्ट करता है हमारे को। तो वो उसको उसमें जितने भी स्रोत का पता लगाने के लिए सब चीजों के सैंपल भेजे गए हैं, चाहे वो ऑपरेशन टेबल है, चाहे माइक्रोस्कोप है, चाहे उस पर आने वाले औजार हैं, चाहे दवाइयाँ जो हम यूज कर रहे हैं, उन सबको लिए देखा जा रहा है। और जितने ऑपरेशन सोमवार के बाद हुए हैं सब मरीजों की एक लिस्ट बनाकर, क्योंकि आजकल सबका मोबाइल नंबर भी अंकित होता है जो टिकट के ऊपर, तो सबको संपर्क किया गया और इमीडिएट उनको चेकअप के लिए बुलाया गया। उसमें से कई मरीजों के गंभीर रूप से संक्रमण आया, तो उसको हमें एकदम इमीडिएटली भर्ती किया गया। और तो चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन